होम्योपैथी की सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा के साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है। हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 47 से, जो आखिरी क्वेश्चन था हमारा, और वो था इनडिस्पोजिशन इज एक्सप्लेन्ड इन एफोरिज्म 150। ठीक है, 150 में इनडिस्पोजिशन की बात कही गई है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। देखिए, मेरी इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आप देखिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि क्या होता है कि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा सामने वाला पर्सन आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आप उससे पूछेंगे, और इस तरीके से आपको क्वेश्चन आंसर याद हो जाएगा और इसमें ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होगी आपको और याद करने में ईजी भी होगा। दूसरी चीज़, मैं एक बहुत अच्छी बात आपको ये बता रही हूँ कि जितना ज़्यादा वीडियोस को आप देखेंगे तो उतना ज़्यादा मेमोराइज होते चला जाएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 को देख लेते हैं। द ट्रू नेचुरल क्रॉनिक डिजीजेज अराइजेस फ्रॉम। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ट्रू नेचुरल क्रॉनिक डिजीजेज कहाँ से स्टार्ट होता है। तो स्टार्ट जो होता है वो क्रॉनिक मियाज्म से स्टार्ट होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49 को। विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स इज द फर्स्ट वन टू स्टार्ट ऑसिफिकेशन। कौन सा जो है जो फर्स्ट में स्टार्ट कर देता है ऑसिफिकेशन, कौन सा ऐसा बोन है? तो वो बोन है क्लेविकल, जो सबसे पहले ऑसिफिकेशन स्टार्ट करता है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। ट्रू रिप्स आर। तो इसका क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है क्योंकि इसका क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। द हैंड्स ऑफ क्लॉक पोजीशन ऑफ इंटरनल पल्स आर। तो इसका सही जवाब है 3, 7, 11 ओ क्लॉक पोजीशन। तो ये जो पोजीशन होता है हैंड्स का वो होता है 3, 7, 11। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। द टोटल क्वांटिटी ऑफ CSF इज़ अबाउट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि CSF का जो टोटल क्वांटिटी होता है वो कितना होता है। तो इसका टोटल क्वांटिटी जो होता है वो 150 ml होता है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। डोलर इज़ वन ऑफ द साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन विच मीन्स। तो डोलर का मतलब क्या होता है? डोलर का मतलब होता है पेन। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि टाइफाइड फीवर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो टाइफाइड फीवर एग्जाम्पल है एक्यूट इन्फ्लेमेशन का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। ड्यूडेनल अल्सर्स आर फाउंड मोस्ट कॉमनली एट। तो ड्यूडेनल अल्सर कहाँ पाया जाता है? तो ऑब्वियसली ड्यूडेनल में ही पाया जाएगा, लेकिन मोस्ट कॉमनली ये कहाँ होता है? तो मोस्ट कॉमनली अगर ड्यूडेनल अल्सर होगा तो वो फर्स्ट पार्ट और एंटीरियर पार्ट यानी कि सामने वाले पार्ट में होने का चांसेस सबसे ज़्यादा होता है। तो याद रखिएगा, फर्स्ट पार्ट जो होगा यानी कि पहला पार्ट स्टार्टिंग जो ड्यूडेनल का होता है वो पार्ट, और उसका भी एंटीरियर पार्ट जो होता है वो सबसे ज़्यादा ड्यूडेनल अल्सर होने का जगह रहता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 56 क्वेश्चन नंबर को देख लेते हैं। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ये आप सभी जानते होंगे, ये एक तरह का पैरासाइट है जिसके कारण जो है मलेरिया का जो आप सभी जानते होंगे, वैसे फिर भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो होता है वो मलेरिया का एक टाइप है जिसमें ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, राइट। इसको जनरली ब्रेन मलेरिया भी कहते हैं। जो भी है, इसको समझिए कि ये पैरासाइट से क्वेश्चंस हैं, यानी कि ये पैरासाइटोलॉजी से है कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम डिफर्स फ्रॉम अदर प्लाज्मोडिया इन द फॉलोइंग एक्सेप्ट का मतलब हो गया कि इसमें से एक आंसर जो है वो सही नहीं है, वो गलत है और उसी को आपको चुनना है। ठीक है, तो जो एक्सेप्ट है उसको हमेशा याद रखिएगा कि इसे नॉट करके ही पढ़ना है, यानी कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम दूसरे प्लाज्मोडिया से डिफ़र तो करता है, लेकिन ऐसा एक आंसर बता दिया गया है जो सबके लिए सेम है, प्लाज्मोडिया के लिए और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के लिए भी। तो चलिए आइए उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता होगा कि ये C नंबर जो है ये सही आंसर है, लेकिन A, B, D जो है ये बताता है कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम किस तरीके से डिफ़र करता है अदर प्लाज्मोडिया से। लेकिन जो सेम चीज़ है वो ये है कि इट्स पैरासाइट्स ओनली जुवेनाइल रेड सेल्स। तो ये याद रखिएगा, ये सबके लिए कॉमन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं, और 57 जो है, क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम अ नेचुरल डिजीज से फॉर सोरिक डिजीज।
and later on a venereal Shankar's disease complicated the natural disease, treated with unsuitable medicine. What is going to happen and in which of the aphorism we find it? तो ये क्वेश्चन जो है कुछ थोड़ा सा टफ हो जाता है। देखिए यहाँ पे ये कहा गया है कि सबसे पहले तो एक पेशेंट है जो कि सफरिंग कर रहा है, यानी कि उसे तकलीफ़ है किसी नेचुरल डिज़ीज़ से। आप कह सकते हैं कि वो सोरिक डिज़ीज़ हो सकता है, और फिर लेटर ऑन वो वेनरल शंकर्स डिज़ीज़ में बदल जाता है, जो कि कॉम्प्लिकेटेड कर देता है नेचुरल डिज़ीज़ को। तो ऐसे जो ऐसी चीज़ें यानी कि ऐसी जो सफरिंग है वो ट्रीट होती है अनसुटेबल मेडिसिन्स के कारण। तो आगे चल के इसमें क्या होगा, राइट? यानी एक छोटे लाइन में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो इसमें ये कहा गया है कि एक पेशेंट है जो सफ़र कर रहा है नेचुरल डिज़ीज़ से, आप कह सकते हैं कि वो सोरिक डिज़ीज़ है, और उसके बाद जो सोरिक डिज़ीज़ है, जो नेचुरल डिज़ीज़ है, वो कन्वर्ट हो जाता है वेनरल डिज़ीज़ में, ठीक है, आगे चल के। और फिर वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और मतलब नेचुरल डिज़ीज़ को वो कॉम्प्लिकेटेड और कर देता है, क्योंकि वो सोरिक से फिर वेनरल शंकर्स डिज़ीज़ में कन्वर्ट हो गया। और ट्रीटमेंट जो है उसका वो अनसुटेबल मेडिसिन से उसे ट्रीट करने की कोशिश की जा रही है। तो व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपन, ठीक है, वो ट्रीट हुआ है अनसुटेबल मेडिसिन से, तो व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपन इन एंड इन विच एफरिज्म हम इसे वी फाइंड इट। तो कौन से एफरिज्म में हम इसे ढूंढते हैं? तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि ऐसे पेशेंट को ट्रीट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, राइट? और ऑप्शन नंबर ए आप देखिए, इसमें यही चीज़ लिखी हुई है कि मोर डिफ़िकल्ट टू क्योर, इसे क्योर करने में हमें प्रॉब्लम आएगी। दूसरी चीज़ जो है एफरिज्म 41 में अगर आप जाके देखेंगे तो इस चीज़ को अच्छे से डील किया हुआ है, समझाया हुआ है, बताया हुआ है। हम ज़रूर एक एक करके ऑर्गेनन पढ़ेंगे और हर एफोरिज्म को हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। मैं उसका भी सीरीज़ लेके आऊँगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि MCQs क्वेश्चंस आप सभी क्वेश्चंस करें, क्योंकि क्वेश्चन तो इसी टाइप्स के आने वाले हैं। ओके, मध्य प्रदेश में जो MPPSC की एग्ज़ामिनेशन होने वाली है वो कुछ इसी तरीके के क्वेश्चंस रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। 58 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। तो सम इनमिकल फोर्सेस एक्ट अपॉन द हेल्थ ऑफ अ पर्सन, फॉर एग्जाम्पल मेंटल एंड फिजिकल इनमिकल फोर्सेस एंड forces can produce disease in health persons, नहीं healthy persons होना चाहिए। So which of the following statements is not about the inimical forces? तो inimical forces से कौन सा इसमें ऐसा है ऑप्शन जो नहीं मतलब स्टेटमेंट ऐसा है जो इनिमिकल फोर्सेस के बारे में नहीं बात करता है? तो यहाँ पे ACD जो है इनिमिकल फोर्सेस की बात करती है, मगर कैन एक्ट कंडीशनली ये इनिमिकल फोर्सेस के बारे में बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है वो थोड़ा और एक बार मैं आपको समझा दूँ कि सम इनिमिकल फोर्सेस एक्ट अपॉन द हेल्दी पर्सन, ठीक है। कोई हेल्दी पर्सन जो है, यानी कि हेल्थ ऑफ अ पर्सन अगर किसी का कहें तो उसमें इनिमिकल फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है। आप उसे कह सकते हैं मेंटल, फिजिकल, ठीक है। वो मेंटल इनिमिकल फोर्स हो सकती है, फिजिकल इनिमिकल फोर्स हो सकती है। कैन प्रोड्यूस डिजीज़ इन हेल्दी पर्सन, तो इस तरीके का इनिमिकल फोर्स डिजीज़ पैदा कर सकती है एक स्वस्थ आदमी के अंदर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट अबाउट द इनिमिकल फोर्सेस, कौन सा इसमें एक स्टेटमेंट है जो कि इनिमिकल फोर्स के बारे में बात नहीं करता है? तो ये है बी नंबर, यानी कि कैन एक्ट कंडीशनली। तो इनिमिकल फोर्स जो है कंडीशनली एक्ट नहीं करते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 59 पे। तो 59 पे है डिज़ायर फॉर मीट इज़ फाउंड इन व्हिच मियाज़्म। तो कौन से मियाज़्म में आप देखते हैं कि डिज़ायर ऑफ मीट है, राइट। तो ये जो है ये ट्यूबरकुलर जो मियाज़्म होते हैं उसमें ये अक्सर देखा गया है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। अ मॉडरेट डोज ऑफ ओपियम ड्यूरिंग द कोल्ड स्टेज ऑफ इंटरमिटेंट फीवर कैन काउज
ऑफ द फॉलोइंग कौन सा काउज हो सकता है? तो क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल करते हैं। अ मॉडरेट डोज ऑफ ओपीएम, ठीक है, एक ओपीएम का जो मॉडरेट डोज होता है, यानी कि न ज़्यादा न कम, ठीक है, ड्यूरिंग द कोल्ड स्टेज ऑफ इंटरमिटेंट फीवर, जो कोल्ड स्टेज होता है फीवर का, जो कि आ रहा है फीवर, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, इसमें जो कोल्ड स्टेज है फीवर का, उस टाइम पे हम एक मॉडरेट ओपीएम का डोज देते हैं। और कैन काउज द फॉलोइंग, तो क्या काउज हो सकता है उसके बाद? तो सी नंबर आंसर आप देख रहे हैं, कैन डिप्राइव द पेशेंट्स लाइफ, ठीक है, तो पेशेंट के लाइफ को खतरा हो सकता है। तो जैसा कि आपने देखा 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कैन डिप्राइव द पेशेंट्स लाइफ, तो पेशेंट की लाइफ को खतरे में डाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्निफाइज टाइम, तो आपने ये पढ़ा होगा और ये ऑर्गेनन में दिया हुआ है, तो इसमें से कौन सा है वर्ड जो कि टाइम को सिग्निफाई करता है? तो क्वेंडो जो है वो टाइम को सिग्निफाई करता है। और ये क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं, तो आपको ये याद रखना चाहिए। ये 7 जो वर्ड्स हैं इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है, और इसके बारे में हम चर्चा ज़रूर करेंगे अगले किसी वीडियो में, लेकिन अभी इसे कंटिन्यू करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस को। चलिए आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग रिपर्टरीज डू नॉट हैव सब रूब्रिक्स इन द माइंड चैप्टर, तो कौन सा ऐसा रिपर्टरी है जिसमें आप सब रूब्रिक्स जो है वो नहीं देख रहे हैं माइंड चैप्टर में? तो कौन सा ऐसा रिपर्टरी है? तो बोइनिंग हसन्स थेरापेटिक पॉकेट बुक, जो बोइनिंग हसन्स थेरापेटिक पॉकेट बुक है, जिस उसमें आप ये देखते हैं कि सब रूब्रिक्स जो हैं माइंड चैप्टर में वो नहीं दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे देखते हैं, द मिसप्लेस्ड एबॉर्शन रूब्रिक इन बोइनिंग हसन्स थेरापेटिक पॉकेट बुक इज़ फाउंड एट, तो एबॉर्शन जो है वो किस में हमें मिलेगा? एबॉर्शन रूब्रिक बोइनिंग हसन्स थेरापेटिक पॉकेट बुक में आपको कहाँ मिलेगा? तो वो मिलेगा मेंस्ट्रुएशन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, ये देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है जैसे 63 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये सब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं, वेयर डू वी फाइंड द रूब्रिक डिसऑर्डर्ड स्टोमक, तो डिसऑर्डर्ड स्टोमक आपको कौन से ये रूब्रिक जो है वो आपको कहाँ मिलेगा? राइट, सो इन बोइनिंग हसन्स थेरापेटिक पॉकेट बुक में आपको ये कहाँ मिलेगा? तो ये मिलेगा एग्रावेशन में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं, हाउ मेनी रेमेडीज आर यूज्ड इन द रिपर्टरी सेक्शन ऑफ बेल्स डायरिया। बेल्स डायरिया का रिपर्टरी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, आपको पता होगा, और ये जो है रिपर्टरी में ये मतलब इस क्वेश्चन का मतलब थोड़ा सा मैं इसे क्लियर करती हूँ कि हाउ मेनी रेमेडीज़, कितनी सारे रेमेडीज़ इस बेल्स डायरिया में कितनी सारी रेमेडीज़ आपको मिलती हैं रिपर्टरी सेक्शन में? तो 141 रेमेडीज़ हमको मिलती हैं रिपर्टरी सेक्शन में बेल्स डायरिया के, राइट, 141 रेमेडीज़। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑयल इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्रूट, फ्रूट से यहाँ देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑयल इज़ प्रिपेयर्ड, कौन सा ऑयल यहाँ पे प्रिपेयर्ड होता है फ्रूट से, ठीक है। तो ऑलिव ऑयल एक ऐसा ऑयल है जो कि फ्रूट से प्रिपेयर होता है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज़ प्रेजेंट इन ईस्ट ब्रिंग अबाउट द डिकम्पोजिशन ऑफ केन शुगर इनटू इथाइल अल्कोहल, तो यहाँ पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज़ प्रेजेंट, कौन सा एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ठीक है, इन ईस्ट ब्रिंग अबाउट द डिकम्पोजिशन ऑफ केन शुगर इनटू इथाइल अल्कोहल, तो इथाइल अल्कोहल में जो बदल देता है गन्ने को, उसके बारे में यहाँ पूछा गया है, उस एंजाइम के बारे में यहाँ पूछा गया है। तो उस एंजाइम का नाम है इन्वर्टेज। इन्वर्टेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि जो केन शुगर है उसको इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है।